सबसे पहले बात करते हैं सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए मामले पर। मसाज का वीडियो सामने आया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल से ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन के इस वीडियो को ट्वीट किया है और बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर निशाना भी इस ट्वीट के जरिए साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप सरकार ने जेल के नियमों का उल्लंघन किया और सजा की जगह सत्येंद्र जैन को पूरा वीवीआईपी मजा दिया जा रहा है। ये तमाम वो सारी बातें जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरे मसले पर अब जारी है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब आरोप और प्रत्यारोपों का दौर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस मसले को लेकर शुरू हुआ है। सत्येंद्र जैन, जिन्हें कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर इन दिनों नहीं आ रही, लेकिन राहत के कुछ पल बिताते हुए वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो में बाकायदा दिख रहा है कि एक शख्स बैठकर उनके पैरों को मसाज कर रहा है, लेकिन इस पर मनीष सिसोदिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो गिर गए थे और गिरे जाने की वजह से उनकी सर्जरी हुई। तो मसाज वो बेसिकली नहीं है, वो एक फिजियोथेरेपी का हिस्सा है। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर जो घमासान है वो अब जो है वो शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने सजा की जगह को, यानी कि जेल को मजा की जगह बना दिया है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक और मसाज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन वहां पर रखा हुआ है। ये तमाम वो सारी चीजें, लेकिन अब इसका फायदा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही, क्योंकि देखिए अगर इससे इस नजरिए से भी देखा जाए कि आने वाले चुनावों में या फिर जिस भी राज्य में चुनाव विधानसभा हो रहे हैं, उसके अलावा दिल्ली के एमसीडी चुनावों में कितना फायदा मिला होगा इन आरोप और प्रत्यारोपों का, वो तो वोटों में तब्दील जब ये हो जाएंगे तो ही समझ में आएगा कि कितनी सत्यता इन बातों में है। लेकिन फिलहाल जो मसला ठंडा हुआ था वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट के बाद भी, जिसमें सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद फिर से उसे हवा लगी है। तो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ ये मामला, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई। इस धमकी के मामले में इंदौर के एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने की सूचना है। ज्ञान सिंह नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंदौर के मैकेनिक नगर का ये बताया जा रहा है ज्ञान सिंह। देखिए, राहुल गांधी अभी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। 70 से ज्यादा दिनों का समय भारत जोड़ो यात्रा को बीत चुका है, लेकिन इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा के बीच उस शख्स का, जिसके बारे में पुलिस यही कह रही है कि शरारती तत्व था और बिल्कुल माहौल खराब करने की कोशिश इसने इस बात के जरिए की, जिसमें कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मारने की कोशिश वो शख्स करेगा और हश्र वैसा ही किया जाएगा जैसा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी का किया गया था। लेकिन इसके बाद में एक पूरी टीम ने इस पर खूब गहनता से जांच की और जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसने भी गहनता से जांच करते हुए आखिरकार उस व्यक्ति तक पहुंचकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया। पूछताछ हालांकि उससे जारी है। पूछताछ में सामने आएगा कि क्या इस व्यक्ति के साथ में कोई और भी था, या फिर जिस एंगल से पुलिस अब इस मसले को इस गिरफ्तारी के बाद देख रही है, ज्ञान सिंह जिसका नाम है, उसे गिरफ्तारी के बाद यही सामने आ रहा है प्रथम दृष्टया कि शरारती और असामाजिक तत्व है और इसी वजह से उसने कोशिश की कि इस बयान के जरिए इस तरीके का माहौल यहाँ पर खराब किया जा सके, लोगों के मन में डर हो जाए। लेकिन सवाल यही कि अगर इसके पीछे कुछ और भी साजिश होती है तो फिर जो लोग इसमें और जुड़े हो सकते हैं, अगर वो एंगल भी होता है तो पुलिस किसी भी तह तक जाने की कोशिश पूरी तरह से इस व्यक्ति के साथ पूछताछ में कर रही है। अब बात करते हैं आयरन लेडी की। देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती है आज। आजाद भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहा जाता है, लौह महिला कहा जाता है। 4 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भारत के इतिहास की सबसे सशक्त महिलाओं में उनकी गिनती होती है। नाम जब भी इंदिरा गांधी का सामने आता है बहुत ज्यादा परिचय की जरूरत उस समय नहीं रह जाती, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने आप में एक ऐसी संस्थान, एक ऐसी पूरी की पूरी किताब है, एक विस्तृत है, जिनके ना सिर्फ कांग्रेस के लोग उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बल्कि पार्टी से बाहर भी उन्हें उसी नाम से जाना जाता था। आयरन लेडी उन्हें तब भी कहा जाता था। भारत के इतिहास में सबसे सशक्त महिलाओं में उनकी गिनती होती है और भारतीय राजनीति में नई मिसालें उन्होंने गढ़ी अपने कार्यकाल के दौरान, क्योंकि कई क्रांतिकारी, कई रेवोल्यूशनरी फैसलों के लिए भी इंदिरा गांधी को जाना जाता है। दुनिया में भारतीय लोकतंत्र के साथ अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का, अपने करिश्मा का लोहा भी इंदिरा गांधी ने बनवाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देवी दुर्गा के साथ उनकी तुलना की तो उन्होंने कहा था कि वैसी ही छवि है जैसी देवी दुर्गा की होती होगी, उतनी ही सशक्त, उतनी ही बोल्ड, उतनी ही ज्यादा टफ थी वो। 2020 में टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में इंदिरा गांधी का नाम शामिल किया था।
आज उनकी जन्म जयंती है और पूरा देश आज अपने अपनी तरह से उन्हें ट्रिब्यूट कर रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। और चलिए बात करते हैं अनिल शर्मा की, जिन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य के बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा कि स्वेच्छा से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं अनिल शर्मा और सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी भी अनिल शर्मा को बनाया गया है, क्योंकि पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद में सरदार शहर की वो सीट जिसमें कहा जाता था कि उनका कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, 7 दफा वहां से विधायक बने, उन्हीं के पुत्र यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अनिल शर्मा का नाम सामने आया। लेकिन इसी बीच उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम अशोक गहलोत को भेज दिया है। और चलिए न्यूज ब्लास्ट पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दवाओं की गुणवत्ता की जांच की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि दवाएं हम ले रहे हैं किसी मर्ज से निपटने के लिए, लेकिन दवाओं की गुणवत्ता कैसी है, कैसी श्रेणी की गुणवत्ता है। लेकिन अब जानकारी इन दवाओं की गुणवत्ता को लेकर आप ले सकते हैं, क्योंकि दवाओं और इंजेक्शनों के पैकेट पर बार कोड दिया जाएगा। अगले साल 1 अगस्त से व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो चुकी है। अगले साल 1 अगस्त से ये व्यवस्था जब लागू हो जाएगी तो हर दवा के और इंजेक्शन के पैकेट पर बाकायदा एक बार कोड होगा। दवाइयों के टॉप 300 ब्रांड पर ये बारकोड लगाया जाएगा। मोबाइल से स्कैन कर असली नकली दवाओं की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कारोबार भी आजकल फल फूल रहे हैं। हम देखते हैं कि दवाओं की आड़ में नकली दवाएं लोगों को भेज दी जाती है, वैसी ही पैकिंग होती है। देखने में बहुत खास अंतर आपको नहीं लगेगा, पता भी नहीं लग पाएगा कि जो दवा आप लेने गए हैं वो असली में वो दवा है ही नहीं जो कि प्रिस्क्राइब की गई है। लेकिन मोबाइल से स्कैन जब कर लिया जाएगा बारकोड को और 300 बड़े ब्रांड्स जो कि दवाइयों से जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं, उनकी पहचान इसके जरिए हो पाएगी। एक अच्छी पहल है जो कि आगामी साल में 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। बारकोड स्कैन करने पर दवाओं से संबंधित पूरी की पूरी डिटेल आपके पास पहुंच जाएगी और इस डिटेल के आधार पर आप फिर ये चीज समझ सकते हैं कि जो दवाई आपने ली है, जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, वो गुणवत्ता की कौन सी श्रेणी में आती है, असली है या फिर उसके आड़ में उसी पैकेजिंग में आप तक नकली दवाई पहुंचाई जा रही है। और अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि दवा जो लिखी गई थी वो दवा की पैकेजिंग और दवा की डिटेल्स बिल्कुल वैसी की वैसी है, सॉल्ट वैसा है, लेकिन दवा अलग है, दवा पैकिंग के अंदर बदल दी गई है, नकली वो दवा है, तो उस पर फिर एक ठोस कार्रवाई के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन आगामी वर्ष 1 अगस्त से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दवाओं और इंजेक्शनों पर बारकोड सिस्टम के जरिए स्कैन करके आप पूरी डिटेल संबंधित दवाओं और इंजेक्शन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं ट्विटर को लेकर, लेकिन एलन मस्क का ट्विटर इन दिनों डामाडोल स्थिति में नजर आ रहा है। पुराने विश्वासी और कुशल तकनीकी स्टाफ का नौकरी छोड़ना इस पर एक बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए थे ट्विटर के साथ में और काफी तकनीकी स्टाफ था, टेक्नीशियंस बहुत ज्यादा उस पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से सभी ने रिजाइन दिया और एक साथ रेजिग्नेशन आने के बाद में ये समस्या सामने आ रही है, क्योंकि जो कहा जाता है जो पूरी कार्यप्रणाली थी ट्विटर की वो इससे लगभग कुछ न कुछ प्रभावित नजर आ रही है। मालिक बनते ही एलन मस्क ने सीईओ समेत कई लोगों को नौकरी से निकाला। कुछ लोगों ने अपने खुद के रिजाइन्स में पेश किए थे, क्योंकि जो लंबी टीम थी, लंबे समय से जो कार्य कर रही थी, उसमें से कई लोगों को निकाला गया। बदलाव के नाम पर इन लोगों के साथ में जब नौकरी इनके हाथ से छूटी तो फिर पीछे पीछे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर का साथ छोड़ दिया और उसके बाद महज 1 महीने में 50% लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। 50% लोग आप समझ सकते हैं कि आधी जो तकनीकी टीम थी वो नौकरी से निकाल दी गई। इसके बाद में कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ भी दी, लेकिन अब शायद कर्मचारियों में एलन मस्क का खौफ खत्म हो गया है। जो खौफ शुरुआत में नजर आ रहा था, कई बदलावों की बात की गई, कहा गया कि ट्विटर वैसे नहीं चलेगा जैसे चला करता था, बदलाव इसके लिए होंगे, अर्निंग्स इसके माध्यम से और ज्यादा कैसे हो पाएगी, ये एलन मस्क की कोशिश। लेकिन जो खौफ, जो डेकोरम क्रिएट करने की कोशिश एलन मस्क कर रहे थे, कहीं ना कहीं खुद ही की टीम, खुद ही के कर्मचारियों में वो खौफ कम हुआ है। क्योंकि गुरुवार को एलन मस्क जब ट्विटर के ऑफिस में मीटिंग में बात कर रहे थे, तब मीटिंग के बीच में ही कर्मचारी जो थे वो मीटिंग छोड़कर ऑफिस से निकल गए। तो ये चीज दर्शाता है कि जब टीम के लीडर किसी मीटिंग को संबोधित कर रहे होते हैं, किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते हैं, कर्मचारी बीच में ही मीटिंग को छोड़कर निकल गए और ऑफिस से बाहर चले गए। तो वहीं इस्तीफों के इस दौर के बीच में ट्विटर के कई दफ्तर अस्थायी तौर पर भी बंद किए गए। कई दफ्तर थे ट्विटर के, कई क्वार्टर्स थे, कई हेडक्वार्टर्स थे, लेकिन उस बीच में भी अस्थायी तौर
पर उन्हें बंद किया गया है। जानकारी तो कुल मिलाकर के देखा जाए टीम नहीं है, टीम आधी हो गई है। 50% लोगों को निकाल दिया गया शुरुआत में बदलाव के नाम पर। उसके बाद में जो अब कर्मचारी, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं, पूरी टीम है, उनमें भी जो एक तरीके की इज्जत है एलन मस्क को लेकर, अपनी टीम लीडर को लेकर, और बदलावों के लिए जो मन में नाराजगी है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो फिलहाल ट्विटर की ये स्थिति कहा जा सकता है कि डामाडोल ही दिख रही है। और चलिए अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद बीसीसीआई के बड़े फैसले की। तो बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सभी सेलेक्टर्स को हटा दिया है। अपने आप में एक बड़ा फैसला किया, क्योंकि ये सवाल उठे थे कि जो टीम का सिलेक्शन हुआ है, जो टॉप प्लेइंग 11 बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं खामी है। वो उस लीग के उस क्रम के हिसाब से नहीं थे जिससे मैच को जीता जा सकता था, और जो फाइनल मैच था उसमें सभी ने निराशाजनक परफॉर्म किया था। चेतन शर्मा, सुनील जोशी, इन दोनों को हटा दिया गया है और बीसीसीआई ने इसके बाद में नए चयनकर्ताओं के नाम मांगे हैं। बीसीसीआई ने 28 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं चयनकर्ताओं की। सूत्रों के मुताबिक बड़ी वजह इसके पीछे यही है कि टीम चयन में लगातार इरेगुलरिटी सामने आ रही थी, अनियमितताएं सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए एशिया कप के लिए रवि बिश्नोई को मौका दिया गया, लेकिन बाद में T20 का जब जिक्र हुआ तो वर्ल्ड कप से टीम से उनकी छुट्टी कर दी गई। इसी के साथ शिखर धवन जैसे प्लेयर को सेकंड ऑप्शन माना गया। तो तमाम ये सारी अनियमितताएं रही, जिसकी वजह से T20 वर्ल्ड कप में भारत को हार झेलने को मिली। और उसके बाद में बदलाव जब इस पर हुआ, मंथन जब हुआ गलतियों पर, तो इसमें अनियमितताएं पाने जाने पर बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। न्यूज ब्लास्ट में अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते सर्दी के प्रभाव की। तो फतेहपुर का, जो कि सबसे सर्द माना जाता है प्रदेश में, उसका न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री पर पहुंच गया है, क्योंकि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और सप्ताह भर इसका असर यूं ही जारी रहेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब एक एक दिन बढ़ने के साथ में जो सर्दी है, जो सर्दी का प्रभाव है, जो ठिठुरन है, वो बढ़ने वाली है। बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि बादल जो आसमान में बादल नजर आ रहे हैं, उसके बाद में धूप भी नहीं निकल रही, तो उस वजह से लोगों को सर्दी का ज्यादा एहसास हो रहा है। हिमालय के क्षेत्रों में बर्फबारी से, हवाएं चलने से अगले सप्ताह तेज सर्दी पड़ने वाली है। और तेज सर्दी जब होगी तो फिर लोग लगातार तरह तरह के जो प्रयत्न करेंगे सर्दी से बचने के लिए। कहीं अलाव का सहारा लिया जाएगा, तो कहीं फसलों को बचाने की कोशिश की जाएगी, कहीं खुद को गर्म रखने की कोशिश स्कूली बच्चे भी करेंगे। लेकिन वो तमाम तस्वीरें अगले सप्ताह से प्रदेश से और पूरे देश से आना शुरू हो जाएगी। शेखावाटी की अगर बात करें तो तेजी से सर्दी वहां पर बढ़ रही है। 3 दिन के भीतर ही 9 डिग्री तापमान गिरा है। रातें और ज्यादा सर्द होने लगी है। दिनों की अगर बात करें तो दोपहर में अगर धूप खिल जाती है तो फिर सर्दी का उतना एहसास उस समय नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लग जाती है, सर्दी फिर से लोगों को बताने लगती है कि उसने एंटर कर लिया है। और अब आने वाले दिनों के अंदर भी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन दिनों सक्रिय एक बार फिर से हुआ है, एक नया पश्चिमी विक्षोभ, हिमालय में तेज हवाएं और बारिश की वजह से अब वहां का असर भी आने वाले इस सप्ताह में प्रदेश में सर्दी के बढ़ने के तौर पर देखने को मिलेगा। गेंदे के सुंदर फूलों से सजा बद्री विशाल का धाम, क्योंकि बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट आज बंद हो जाएंगे। दोपहर 3:35 का वो समय रहेगा जब शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। और इस बार बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें, जो लोग वहां पर पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, तो रिकॉर्ड 17,47,000 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के इस बार दर्शन किए। कपाट बंदी के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर जोशी मठ में श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। कपाट बंद होने के साथ में 4 धाम यात्रा का भी विधिवत तौर पर समापन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले केदारनाथ के धाम के जो पट हैं वो बंद हो चुके हैं। केदारनाथ के बाद में बद्री विशाल के आज दोपहर 3:35 पर कपाट बंद हो जाएंगे और शीतकालीन अवकाश पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रभु चले जाएंगे। और फिर जो भक्त हैं उन्हें एक इंतजार करना पड़ेगा एक अरसे का, क्योंकि इस बार 17,47,000 श्रद्धालुओं ने इस 4 धाम यात्रा के दौरान बद्री विशाल के दर्शन किए। कपाट बंद होने के साथ में ही इस 4 धाम यात्रा का जो इस बार का संस्करण रहा, उसका भी विधिवत और सफलतापूर्वक समापन हो जाएगा। कतर में कल से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कतर पर लगा फिक्सिंग का आरोप भी, क्योंकि शुरुआत जब कल से होने वाली है, लेकिन कतर पर अभी से फिक्सिंग के आरोप लगने शुरू हो गए। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार इक्वाडोर को घूस देने का आरोप लगा है।
कल उद्घाटन मुकाबले में कतर और इक्वाडोर भिड़ने वाले हैं और रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतर 1-0 से ये मैच जीतेगा। ये पहले से ही जानकारी सामने आई। हालांकि मैच कल है, लेकिन इस पर फिक्सिंग के आरोप कतर पर लगना और कतर की ओर से जब मैच कल खेला जाएगा इक्वाडोर के साथ में, तो रिपोर्ट के अंदर तो दावा पहले से ही कर दिया गया कि मैच पूरी तरह से फिक्स ये कर दिया गया है। कतर 1-0 से ये मैच जीत जाएगा, यानी कि इक्वाडोर को 0 से शिकस्त कतर इस फिक्स मैच में देगा। लेकिन सत्यता इन कितनी बातों में है ये कल देखकर पता लगेगा। और मैच का एकमात्र गोल दूसरे हाफ में होगा। ये पूरी की पूरी जो एक टाइम रहता है पूरे मैच के दौरान, दूसरी और फिक्सिंग रोकने के लिए फीफा ने FBI की सहायता भी ली है कि मैच में पूरे टूर्नामेंट में किसी भी तरह, क्योंकि फीफा का नाम जब सामने आता है पूरे विश्व भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट देखने के लिए भी, और उसकी विश्वसनीयता पर जब सवाल इस तरह से उठते हैं मैच फिक्सिंग को लेकर, तो उसके लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।